12 सितंबर 1942 की रात दक्षिण अटलांटिक महासागर में और जर्मन सबमरीन U-156 कई घंटों से एक ब्रिटिश सशस्त्र व्यापारी क्रूजर का पीछा कर रही है। यू बोट सतह पर है ताकि वो अपने लक्ष्य का पीछा कर सके और कोरवेटिन कप्तान वेर्नर हार्टेनस्टाइन दूर रहते हैं जिससे वो दिखे ना। वो अपने पेरिस्कोप से देखता है कि लक्ष्य बढ़ रहा है। ब्रिटिश आते हुए खतरे के बारे में नहीं जानते और शाम ढलती है। कुछ कैबिन ब्लैकआउट आदेश को नजरअंदाज करते हैं। हर चमकती खिड़की हार्टेनस्टाइन को अपना शॉट लगाने में मदद करती है। वो मुस्कुराता है। वो आयरन क्रॉस से एक कदम पास है। लक्ष्य की जानकारी बताते हुए वो क्रू को हमले का आदेश देता है। लक्ष्य एंगल 90 डिग्री, गति 14 समुद्री मील, रेंज 1500 मीटर। सबमरीन में अलार्म बजते हैं जब टॉर्पीडो लॉन्च के लिए तैयार होते हैं। ट्यूब 1 से हमला। 22 फुट लंबा टॉर्पीडो ट्यूब से बाहर निकलता है और लक्ष्य की ओर दौड़ता है। एक और हमले के साथ हार्टेनस्टाइन ब्रिटिश जहाज पर दूसरा टॉर्पीडो लॉन्च करता है। वो हर पल गिनता है जब टॉर्पीडो जहाज के दाईं ओर जाता है। वो स्कोप से पानी की विशाल लहर उठते देख सकता है। जब पहला टॉर्पीडो ब्रिटिश व्यापारी क्रूजर के बीच में लगता है, पानी उठता है और फिर नीचे गिरता है जिससे जहाज के बाहरी हिस्से में एक विशाल छेद दिखता है। पल भर बाद दूसरा टॉर्पीडो भी जहाज से टकराता है, जहाज के अगले हिस्से के करीब आकर और पूरे जहाज को हिला देता है। हार्टेनस्टाइन अपनी दूरबीन से संतुष्टि से देखता है जब ब्रिटिश जहाज दाईं ओर से झुकने लगता है। वो बचे हुए लोगों को क्षतिग्रस्त जहाज से समुद्र में कूदते देखता है। U-156 पर सवार रेडियो ऑपरेटर आवाज लगाता है। उसने समुद्री जहाज से आए संकट के संकेत पकड़ लिए हैं। सुनो सुनो, लाकोनिया जहाज डूब चुका है। 19,695 टन। लोगों में खुशी फैलती है। ये बड़ी जीत है। पर संकट के संदेश के बाद मित्र देशों के हवाई और नौसैनिक जहाजों का करीब आना मुमकिन है, पर हार्टेनस्टाइन लाकोनिया के कप्तान को पकड़ना चाहता है। धीरे बढ़ो लाकोनिया की ओर, 5 डिग्री बाएं। उसे ठंडी हवा चुभती है जब शॉन हॉर्स अपनी हैच से निकलकर ब्रिज पर खड़ा होता है। पूरे समय दुश्मन कप्तान के निशान की तलाश में रहता है। जब वो डूबते हुए ब्रिटिश दिग्गज के करीब पहुंचता है, क्षतिग्रस्त जहाज बुरी तरह दाएं झुक गया है और एबल सीमैन जिम मैकलाक्लिन फंसा है और रेलिंग को कसकर पकड़े है। वो देखता है कि चारों ओर अफरा तफरी मची है। जहाज नागरिक और सैन्य लोगों से भरा है। आदमी, औरतें, बच्चे लाइफ बोट की ओर भागते हैं, डूबते लाकोनिया से बचने के लिए। उसके लिए सबसे अच्छा मौका है ऊंची तरफ से कूदने का, पर वो गिरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसलिए वो डेक से फिसलते हुए दाहिनी ओर चला जाता है। पानी में उतरकर डूबते जहाज से जितनी तेज हो सके तैरकर दूर जाता है और काले सागर में विलीन हो जाता है। मलबे के ढेर और बचे लोगों के बीच रास्ता बनाते हुए वो आगे तैरते हुए एक लकड़ी की बेड़ी देखकर खुश हो जाता है। पहले से ही राफ्ट पर उसका दोस्त डेवी जोन्स बैठा है। तेरी की जिम, अपना हाथ दो। डेवी जिम को राफ्ट पर खींचता है। कांपते हुए आदमी निराश होकर लाकोनिया के पिछले हिस्से को ऊपर उठते देखते हैं और इसके प्रोपेलर हवा में उठ रहे हैं। उधर आधे मील दूर यू बोट पर हार्टेनस्टाइन महासागर को देख रहा है। समुद्र कई लाइफ बोट और उस पर लटके लोगों से भर चुका है। अंधेरे में चीखें गूंज रही हैं। वो 2 आदमियों को क्रेट पर लटक कर मदद के लिए चिल्लाते देखता है, पर वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे। ये शायद इटालियन है। हार्टेनस्टाइन इटालियन आवाजें सुनकर हैरान है। ये अंग्रेजी जहाज पर क्या कर रहे हैं? उन्हें बाहर खींचो। नाविक अगले हिस्से की ओर दौड़ते हैं। दोनों को पानी से बाहर खींचते हैं। दोनों ठंड और डर से कांप रहे हैं। दोनों हार्टेनस्टाइन के समक्ष लाए जाते हैं और दोनों कप्तान से विनती करते हैं। इटालियानी प्रिजोनियरी। हार्टेनस्टाइन की रूह कांप जाती है। जो जहाज उसने मारा है वो इतालवी कैदियों से भरा है, उसके अपने लोग। इन सबको पानी से निकालो। ज्यादा से ज्यादा लोग मुक्ति की उम्मीद में यू बोट की ओर चप्पू चलाते हुए बढ़ते हैं। सबमरीन का क्रू इतालवी कोपरल को खींचता है जो जर्मन बोल लेता है। आखिर हार्टेनस्टाइन सच सुनता है।
कोपरल बताता है कि कम से कम 1500 इतालवी युद्ध बंदी थे लकोनिया पर, सैकड़ों ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों के साथ। हे भगवान! हर बीतते घंटे हार्टेनस्टाइन अपनी यू बोट और अपने आदमियों की जान खतरे में डालता है। उन्हें आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके खतरे से बाहर निकलो, पर वो गोलाबारी में फंसे मासूम नागरिक और मित्र देशों की मदद करना जिम्मेदारी समझते हैं। ऑपरेटर, यू बोट कमांड को संदेश भेज दो, उनसे बचाव करने की अनुमति ले लो। जी सर। दूर जिम और डेवी अपनी कमजोर नाव पर अंधेरे में तैरते दिखाई देते हैं। सुबह सूरज उगते ही तेजी से उन पर चमकता है और उनकी नमक से ढकी त्वचा को झुलसा देता है। जिम एक पैर समुद्र में डालता है राहत के लिए, फिर अचानक उसे अपनी पेंडली में तेज दर्द महसूस होता है। वो अपना पैर वापस राफ्ट पर रखता है। गहरे घावों से खून बहता है और लंबी चांदी जैसी आकृति पानी की सतह से नीचे गायब हो जाती है। एक विशाल बैराकूडा मछली उनके नीचे से गुजरी, उनकी पहुंच से दूर। फिर एक और आकृति दिखती है और एक और नाव के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिम अपने घायल पैर को कसकर छाती से लगाता है। वो सूज रहा है, हर धड़कन के साथ बढ़ रहा है। वो खाली आसमान को देखता है, कोई जहाज, कोई विमान नहीं। पता नहीं अगर कोई जानता भी है कि ये यहाँ है। पर फिर जिम को दूर से इंजन की धड़क सुनाई देती है। जिम आंखें मींचता है और उससे एक जर्मन सबमरीन आती हुई दिखती है। दोनों उत्सुकता से देखते हैं। जैसे ही जर्मन नाविक टावर से बाहर निकलते हैं और डेक पर फैलते हैं, जिम को लगता है कि जर्मन उन्हें खत्म करने आए हैं। एक नाविक अगले हिस्से के करीब जाता है और मशीन गन की ओर मुड़ता है। जिम की धड़कनें दौड़ती हैं अपने अंतिम पलों की ओर, पर नाविक मशीन गन नहीं लेता, बल्कि वो एक लंबी रस्सी घुमाकर जिम और डेवी की ओर फेंकता है। पकड़ो अंग्रेजों! हार्टेनस्टाइन को बचाव की अनुमति मिल गई और उसका मानना है कि मित्रों की तरह उसके दुश्मनों को भी जीने देना चाहिए। जर्मन नाविक छोटी नाव को अपनी सबमरीन के पास खींचते हुए दोनों अंग्रेजों को डेक पर लाते हैं। जिम थक कर चूर हो जाता है। अपने जर्मन रक्षक को देखते हुए वो एक मुस्कुराता चेहरा देख हैरान है। रॉयल नेवी, भला हम आपको पानी में यूं ही कैसे छोड़ देते। जर्मन नाविक जिम को उठाकर उसे खड़ा करते हैं और मेडिकल जांच के लिए डेक के उस पार ले जाते हैं। वो दर्जनों मित्र देश सैनिकों में से पहला है जो U-156 पर सवार होता है। सबमरीन अगले कुछ दिन वहीं बनी रहती है और हार्टेनस्टाइन बचाए गए लोगों से नाव भरता रहता है। इतालवी कैदी, अंग्रेज, पोलिश सैनिक और नागरिक। जल्द ही कंपार्टमेंट और डेक पूरा भर जाते हैं, पर हार्टेनस्टाइन जोखिम को नजरअंदाज कर देता है। वो इस महासागर में किसी को नहीं छोड़ना चाहता। अपनी यू बोट से चारों लाइफ बोट बांधने के आदेश से क्रू को और जगह मिलती है, पर इससे यू बोट की गति पैदल चलने जैसी हो जाती है और वो हमले के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। हार्टेनस्टाइन का इकलौता बचाव दुश्मन सेनाओं से बार बार की गई विनती है, जिसे रेडियो ऑपरेटर सभी खुले चैनलों पर भेजता है। अगर कोई जहाज क्षतिग्रस्त लकोनिया क्रू की मदद करेगा तो मैं उसे नहीं मारूंगा, अगर मुझ पर कोई समुद्री या वायु हमला ना हो। पर इस रेडियो संकेत के बाद भी उसे खतरा महसूस होता है। उधर डेक पर जर्मन नाविक दूर कुछ देखता है। विमान नीचे दाएं है। एक अनजान विमान पास आता है और सबमरीन के पास चक्कर लगाता है। ये इतना करीब है कि क्रू संयुक्त राज्य अमेरिका के सफेद तारे का प्रतीक देख सकता है। विमान B-24 लिबरेटर है, जो अमेरिका वायुसेना का है। कंट्रोल्स पर लेफ्टिनेंट जेम्स डी हार्डिन है, जो लकोनिया के बचे लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो रेडियो पर आते हैं। नीचे सबमरीन दिखी, जांच के लिए नीचे जाएंगे। सिर्फ 250 फीट की ऊंचाई से हार्डिन को डेक पर लदे लोग साफ दिख रहे हैं। लाइफ बोट खींचती हुई यू बोट के साथ रेड क्रॉस ध्वज लगाओ। क्रू जहाज के अगले हिस्से की ओर दौड़ते हैं और 105 mm टेक गन के ऊपर एक विशाल रेड क्रॉस ध्वज लगाते हैं। अपने डेक पर उतरो। U-156 साफ दिख रही है। उनकी जिंदगी पायलट के हाथों में है। लिबरेटर चक्कर लगाता है पर हमला नहीं करता। हार्टेनस्टाइन राहत की सांस लेता है। वो एक पकड़े गए RF अफसर को डेक पर आने का आदेश देता है और फिर दोनों एल्डिस लैंप का इस्तेमाल कर संकेत भेजते हैं। RF अफसर बोल रहा हूँ जर्मन सबमरीन से, लकोनिया के जीवित लोग हैं यहाँ, सैनिक, नागरिक, औरतें और बच्चे हैं। ऊपर विमान में हार्डन और उनका क्रू समझ नहीं पाता।
उन्हें रोशनी के जरिए दिए गए मॉर्स कोड की पक्की ट्रेनिंग नहीं दी गई और वो इन सब में सिर्फ जर्मन शब्द समझ पाते हैं। वो अपने कमांडरों के साथ रेडियो संपर्क स्थापित करने के लिए बेस की ओर उड़ान भरते हैं। पास के एसेंशन द्वीप पर अति गुप्त वाइड अवेक एयरफील्ड पर वो कप्तान रॉबर्ट रिचर्डसन से संपर्क बनाते हैं। हार्डन रेडियो पर स्थिति समझाता है पर उसे नहीं पता उसने क्या देखा है। आपका आदेश क्या है सर? ये शायद से कोई जर्मन चाल होगी, पर वो रेड क्रॉस लहरा रहे हैं। रिचर्डसन के फैसले लेने तक हार्डन शांति से इंतजार करता है और वो दुश्मन की सबमरीन द्वारा अड्डे का पता लगाने के खतरे के बारे में सोचता है। सबमरीन तुरंत डुबो दो। जी सर। हार्डन लिबरेटर को घुमाकर U-156 की ओर वापस बढ़ता है। वो नियंत्रण स्तंभ को आगे ढकेलता है और विमान को नीचे की ओर ले आता है और आक्रमण शुरू करता है। कॉकपिट के शीशे से सबमरीन और लाइफ बोट और करीब आती जाती है। और अगर आपको हमारे दिखाए युद्धों में किसी में लड़ना है तो हमारे खेल ब्रास रेंज से जुड़िए। आप स्टीम पर उसे विश लिस्ट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लेयर और फ्री टू प्ले होगा, तो युद्ध क्षेत्र में सबके साथ खेलिए और विश लिस्ट में ब्रास रेंज से जुड़िए। बम्बार्डियर, दरवाजे खोलो। लिबरेटर विमान U-156 की ओर तेजी से बढ़ता है, इतना नीचे की मानो लहरों की सतह को छू रहा हो। डेक पर अफरा तफरी मची है क्योंकि विमान करीब आ रहा है। सैनिक उछलते हैं और हमला रोकने की कोशिश में हताशा से हाथों को अपने सिर के ऊपर लहराते हैं, पर काम नहीं आता। हार्डन आता रहता है। नीचे उतरो। लिबरेटर सर के ऊपर दहाड़ता है और बम सबमरीन के ऊपर गिराता है। बम यू बोट से कुछ दूरी पर पानी में गिरते हैं, जिससे पानी की तेज बौछार उठकर डेक पर मौजूद भीड़ को भिगो देती है। लिबरेटर ऊपर उठता है और यू बोट से दूर उड़ जाता है। हार्टेनस्टाइन कॉनिंग टावर के पास दुबका हुआ है। जैसे ही वो लिबरेटर को एक और हमले के लिए आते देखता है। क्रू को बचाने का इकलौता तरीका है यू बोट को आपातकालीन गोता लगाकर नीचे लाना, पर वो 100 आश्रितों के लिए ऐसा नहीं कर पाएगा। ये पीड़ादायक पल है, पर उसे आदेश देना है। लाइफ बोट अलग करो। उसका एक नाविक पीछे की ओर दौड़ता है और कुल्हाड़ी से रस्सियों को काटना शुरू करता है। एक ब्लेड नीचे आता है और लाइफ बोट में से एक से संबंध टूट जाता है। अभी 2 और हैं। नाविक तेजी से दौड़ता है और दूसरी रस्सी पर जोर से वार करता है। वो रस्सी को आधा काट पाता है, पर रस्सी बहुत मोटी है। कुल्हाड़ी को ऊपर उठाते ही वो फिर से वार करता है, पर ये उतना तेज नहीं है। लिबरेटर दूसरे हमले के लिए तैनात है। हार्टेनस्टाइन खुद को डेक पर फेंकता है जब दूसरा बम विमान से गिरता है। इस बार वो लग गया। एक विशाल विस्फोटक लाइफ बोट को टुकड़ों में बिखेर देता है, कई लोगों को मारते हुए। लकड़ी के छींटे और छर्रों का एक बादल हवा में उठता है और हार्टेनस्टाइन खौफ से देखता है। जब विमान एक और हमले के लिए वापस आता है तो तबाही का मंजर देखता है। लिबरेटर तेजी से आगे बढ़ता है और एक और बम गिराता है। बम समुद्र में गिरता है और सबमरीन के ठीक नीचे फट जाता है। विस्फोट से U-156 पानी से ऊपर उठ जाती है और डेक पर लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाते। हार्डन कॉकपिट से देखता है जब यू बोट पानी में डगमगाती और छटपटाती है। उसने शिकार कर लिया, पर वो इस भावना से छुटकारा नहीं पा रहा कि वो कुछ गलत कर रहा है। यू बोट डूब रही है, सब बेस पर चलो। सबमरीन पर हार्टेनस्टाइन सीढ़ी की ओर भागता है और कंट्रोल रूम में घुसता है। क्षति की रिपोर्ट। गाड़ी में पानी भर रहा है, बैटरियों से पानी रिस रहा है। हार्टेनस्टाइन के पास चारा नहीं है। अगर उसे आगे हमले से बचना है तो उसे नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। निकलो निकलो, सब बाहर निकलो। बचे हुए लोग डेक से पानी में कूदते हैं और पानी में गिरते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। लहरों से जूझता हुआ जिम बचने के लिए तैरता है। वो लहरों से लड़ता है और आखिरकार लाइफ बोट पर आ जाता है। विशालकाय यू बोट उनके बगल में आकर रुकती है। कप्तान हार्टेनस्टाइन कॉनिंग टावर से नीचे झुककर शोर के बीच में चिल्लाता है, अपना मार्ग उत्तर पूर्व की ओर करो। अफ्रीका का तट 700 मील दूर है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बचे हुए लोगों को सलाम कर वो सबमरीन में लौटता है। जिम देखता है जब U-156 दूर निकलकर लहरों में खो जाती है। वो और बाकी सब लाइफ बोट पर अकेले हैं, जमीन से दूर। बचे हुए लोगों को किनारे तक पहुंचने में 24 दिन लगे। खाना पानी की कमी और शिकारियों से भरे समंदर के कारण कई लोगों ने जान गंवा दी, पर आखिरकार वो लाइबेरिया पहुंचे। कुल लकोनिया पर सवार 2800 लोगों में से आधे से भी कम लोग डूबने की घटना में जीवित बचे।
कप्तान वेर्नर हार्टेनस्टाइन 1 साल बाद मई 1943 में एक यू बोट गश्त में मारे गए। U-156 पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में एडमिरल कार्ल डेनिस ने लकोनिया आदेश जारी किया, जिसमें जर्मन यू बोटों को भविष्य में बचे लोगों को बचाने का कोई भी प्रयास करने से मना किया गया था। अगर आप एक यू बोट से लड़ते लोगों की एक और क्रूर कहानी देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें और देखें कैसे कैटरीना के क्रू ने सबमरीन को डुबो दिया और बर्फीले समुद्र में जीने के लिए संघर्ष किया।